हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे फार्मा मार्केटिंग की डार्क सच्चाई के बारे में, उस काले सच के बारे में जिसकी वजह से आज के टाइम में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। और वो डिप्रेशन कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इतना बढ़ जाता है यार कि कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने इस प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करने तक का अटेम्प्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन के उस काले सच के बारे में जिसका नाम है एडजस्टमेंट। आप उसको एडजस्टमेंट कह लीजिए, एडी कह लीजिए, ट्रेडिंग कह लीजिए, कटिंग कह लीजिए, हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बट इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, एकमात्र उद्देश्य है कि टारगेट पूरा कराने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जेब से पैसा निकलवाना। तो दोस्तों ये टॉपिक ना यार बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा गंभीर इशू है और कंपनियों को टॉप लेवल तक सब लोगों को पता है कि यार टारगेट पूरा करने के लिए क्या खेल चल रहा है। पर इस टॉपिक पे यार कोई बात करना नहीं चाहता, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना नहीं चाहता। तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा फील हुआ कि यार इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत है और इस टॉपिक को समझने की जरूरत है। तो आज हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि एडजस्टमेंट होता क्या है, एडजस्टमेंट की शुरुआत कहां से होती है, एडजस्टमेंट कितने टाइप की होती है, क्या इसका इम्पैक्ट है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ में, एंड मेरी हिसाब से इसका क्या बेस्ट वे पॉसिबल हो सकता है इस एडजस्टमेंट सिस्टम को खत्म करने का। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और यार जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले ना, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कितना सीरियस टॉपिक है। तो यार ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको अपने हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड के साथ शेयर करना है, हर एक ग्रुप में शेयर करना है और अपनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना है। बिकॉज इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको आज सोल्यूशन बताने वाला हूं एडजस्टमेंट के, तो अगर आप अपने सीनियर्स, आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों तक पहुंचाएंगे तो क्या पता शायद उनको कुछ एक दो बात ऐसी समझ में आए जिसपे वो इम्प्लीमेंट कर सके, इस एडजस्टमेंट सिस्टम को मार्केट से खत्म किया जा सके। तो आइए यार सबसे पहले समझते हैं कि एडजस्टमेंट होता क्या है। देखिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता है एडजस्टमेंट क्या होता है। बट जो लोग नए नए अभी फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हैं या जो लोग आने की फार्मा इंडस्ट्री में सोच रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि एडजस्टमेंट होता क्या है। तो दोस्तों एडजस्टमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए जब आपकी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आते हैं तो आपको एक कंपनी की तरफ से ना सेट नंबर ऑफ टारगेट दिया जाता है कि आपने एक मंथ में इतनी सेल करनी ही करनी है। और आज के टाइम में यार कंपनियों का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया अपने टारगेट को लेके, अपने वैल्यूज को लेके, वो इतना सीरियस है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस टारगेट को छोड़े। तो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ टारगेट दिया जाता है जो आपको मंथली बेसिस पे पूरा करना होता है। तो लेट सपोज कि अगर आपको किसी कंपनी ने शुरुआत में 1 लाख का टारगेट दिया और आपने बहुत मेहनत करी, आपने पूरा जी जान से काम किया और आप 1 लाख के टारगेट जो आपका था उस पर आप 70-80 हजार तक आपने अचीव कर लिया। अब आपको लग रहा है कि यार आपका 1 लाख का टारगेट जो है वो 20-25 हजार रुपए की वैल्यू से छूट जाएगा। तो आप कंपनी अब आपके ऊपर क्या प्रेशर डालेगी, कंपनी मतलब जो आपके एबीएम है, जो आपके आरबीएम है, वो आपके ऊपर क्या प्रेशर डालेंगे कि भाई मुझे नहीं पता, तो 1 लाख का टारगेट कहीं से भी पूरा करके दे। अल्दो आपने यार पूरा दिमाग लगाया, आपने पूरी मेहनत करी और आपने 1 लाख के टारगेट के अगेंस्ट 80 हजार की सेल कर ली। अब आपको 20 हजार रुपए की सेल करनी है, तो उसके लिए आप फिर क्या करोगे, उसके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि वो 20 हजार रुपए की सेल के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस का सहारा लेता है। अब अनएथिकल प्रैक्टिस क्या होती है वो समझते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिस होती है कि आपने वो जो 20 हजार का टारगेट करना है उसके लिए अब आप क्या करोगे, उसके लिए अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जो डिस्पेंसिंग डॉक्टर है उनको आप स्कीम्स ऑफर करोगे, उनको कुछ आप गिफ्ट्स ऑफर करोगे कि सर मेरा टारगेट 20 हजार रुपए से छूट रहा है, तो अगर आप मेरे से 20 हजार रुपए का माल लेते हैं तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा स्कीम कंपनी की तरफ से करा दूंगा। अल्दो कंपनी की तरफ से कोई एक्स्ट्रा स्कीम नहीं आती, वो जो एक्स्ट्रा स्कीम है, वो जो एक्स्ट्रा गिफ्ट है, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपनी जेब से पे करना होता है। उसी को दोस्तों कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ये तो था डॉक्टर लेवल पे। अगर आप केमिस्ट लेवल पे जाओगे तो अगेन आप केमिस्ट लेवल पे अगर आप वहां पे माल पेलने की कोशिश करोगे, वहां पे ऑर्डर लगाने की कोशिश करोगे, तो केमिस्ट भी आपको बोलेगा कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे आप क्या बेनिफिट दोगे। तो वहां पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अगर केमिस्ट लेवल से टारगेट पूरा करना है तो वो बंदा केमिस्ट लेवल पे जाके वहां पे उनको एक्स्ट्रा स्कीम देगा, एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। तो अगेन वो एक्स्ट्रा गिफ्ट और एक्स्ट्रा स्कीम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपनी जेब से देनी पड़ती है। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा खेल चलता है एडजस्टमेंट का, वो चलता है स्टॉकिस्ट लेवल पे। बिकॉज आज के टाइम पे जितनी भी कंपनियां हैं वो यार सब प्राइमरी पे ही आपको टारगेट देती हैं। प्राइमरी सेल्स मतलब जो सेल्स आपकी सीएफए से स्टॉकिस्ट पे होती है। तो आपको स्टॉकिस्ट की सपोज करो आपको 1 लाख रुपए की बिलिंग करानी थी, आपने 80 हजार रुपए की बिलिंग अभी तक कराई है, तो 20 हजार रुपए के आप स्टॉकिस्ट के पास जाओगे तो स्टॉकिस्ट भी देन अगेन आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको बोलेगा कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा है। तो देन आप 20 हजार रुपए का स्टॉकिस्ट से माल लगवाने के लिए आप उसको कुछ एक्स्ट्रा स्कीम, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दोगे। तो वही मैंने बताया, जो एक्स्ट्रा स्कीम, एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है कंपनी आपको नहीं देने वाली, वो आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा। अपनी जेब से वो पैसा लगा के वो 20 हजार रुपए का टारगेट पूरा करने का, और जो आप अपनी जेब से पैसा लगाओगे
उसी को कहा जाता है दोस्तों एडजस्टमेंट। मतलब वो सेल में आपने एडजस्टमेंट करी वो टारगेट पूरा करने के लिए। तो अभी हमने समझा दोस्तों कि एडजस्टमेंट होती क्या है। अब हम समझते हैं एडजस्टमेंट की शुरुआत कहां से हुई। ये फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा मार्केटिंग में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन के कल्चर में इंक्यूबेट कैसे हुआ, ये कैसे मिक्स हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो यार देखिए, हम सब लोगों को बचपन से एक चीज पढ़ाई जाती थी कि लालच बहुत बुरी बला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं शायद आपको कुछ एक दो बातें ऐसे बोलूं जो हो सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत बुरी लगे, बट दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका जो मूलभूत जो एडजस्टमेंट का शुरू होने का जो बेसिक रीजन है ना, वो है लालच। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टारगेट देती है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टारगेट पे आपको पता है कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करती है, कुछ टूर ऑफर करती है, कुछ ट्रिप्स ऑफर करती है, कुछ गिफ्ट्स ऑफर करती है। तो शुरुआत तो इसकी जो एडजस्टमेंट की हुई ना दोस्तों, की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लगता था कि यार अगर मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टारगेट पूरा कर लूंगा तो मुझे एक अमाउंट इंसेंटिव मिल जाएगा, या मुझे ये ट्रिप मिल जाएगा, या मुझे एक गिफ्ट मिल जाएगा। तो वो लालच से एडजस्टमेंट की शुरुआत हुई कि आपका एक्चुअल बेस तो शायद, अगर मैं जैसे हमने एग्जांपल लेता कि अगर आपका 1 लाख का टारगेट है, आपका एक्चुअल बेस तो 80,000 ही था। आपने क्या करा, वहां पे वो 20,000 की एडजस्टमेंट करी, 20,000 का टारगेट पूरा करने के लिए आपने एक्स्ट्रा स्कीम, एक्स्ट्रा डिस्काउंट अपनी जेब से दिया, जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो आपने उस टाइम तो टारगेट अचीव करके इंसेंटिव कमा लिया। उस टाइम लोगों को क्या लगता है ना कि यार चलो अगर मैं 1 लाख का टारगेट पूरा कर दूंगा लेट सपोज, तो मुझे 5,000 रुपए महीने का इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर उसमें से मैंने 2-3 हजार रुपए मार्केट में खर्च भी कर दिए एक्स्ट्रा स्कीम, डिस्काउंट और गिफ्ट्स के लिए, तो फिर भी मेरे पास 2,000 रुपए तो मेरी पॉकेट में आ ही रहे हैं। तो यहां से इस सोच के साथ इस एडजस्टमेंट की शुरुआत होती है। बट ये पता है क्या, लॉन्ग रन में जाके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये इतना मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, इतना आपको मेंटली प्रेशर मिल जाती है, जो बताया था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को, आपका 70-80 हजार रुपए का बेस था, आपने कंपनी को 1 लाख रुपए का बेस वहां पे प्रोजेक्ट किया कि देखो हमारा 1 लाख का बेस है। तो ये आप भी समझते हो यार कि कोई भी कंपनी हर साल अपने टारगेट को बढ़ाएगी, 10-20% से बढ़ाएगी। तो आपकी कंपनी, आपका बेस तो 70-80 हजार था, लेकिन आपने जो सेल फिगर पूरे साल दिखाई वो 1 लाख की दिखाई। तो आप ये यकीन मानो दोस्तों, जो नेक्स्ट ईयर आपका शुरू होने वाला है ना, तो कंपनी आपका 1 लाख का बेस बना के उसके ऊपर टारगेट बढ़ाना शुरू करेगी। कि लेट सपोज आपका 70-80 हजार का बेस था, आपने 1 लाख का प्रोजेक्शन दिखाया। अब आपकी कंपनी मानेगी 1 लाख का बेस है, तो आपको 1 लाख 20 हजार, 1 लाख 40 हजार, 1 लाख 50 हजार, इस तरीके से मंथ ऑन मंथ टारगेट मिलेगा। तो अब आप समझिए ना, आपका 1 लाख की सेल नहीं आप कर पा रहे थे, उसमें आप इतने एडजस्टमेंट दे रहे थे। अगर आपको 1.5 लाख की सेल करनी पड़ेगी या 2 लाख की सेल करनी पड़ेगी ईयर एंड तक, तो वो गैप कितना ज्यादा हो गया, उस गैप को आप कैसा पूरा करोगे। अल्दो यार देखो, कुछ हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट एडिशन हो जाए, कुछ आप डॉक्टर भी न्यू एडिशन कर लो। यही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल टारगेट बढ़ेगा तो मैं कुछ नए डॉक्टर कन्वर्ट कर लूंगा, कुछ नए प्रोडक्ट आ जाएंगे कंपनी में तो उनसे सेल बढ़ा लूंगा। पर दोस्तों ये मतलब एक तरह से कहता ना कि शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं, है ना। हमें लगता है ऐसा कि हम कर लेंगे, बट यार वाकई में ये चीजें अचीव करना, वो भी आज के टाइम में जिस तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल है, उस टाइम में सब चीजें अचीव करना, नया डॉक्टर कन्वर्ट करना, सेल्स को उस लेवल पे बढ़ाना बहुत मुश्किल टास्क है। तो हम लोगों ने क्या करा, वो जो एक्चुअल बेस था हमारा, उससे हमने कहीं ज्यादा सेल प्रोजेक्ट करके कंपनी में दिखा दी। अब कंपनी ने हमें बढ़ा के टारगेट दे दिया, तो अब हमारे ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया उस टारगेट को पूरा करने के। बिकॉज जैसे मैंने बताया, आज के टाइम में कोई भी कंपनी अपने टारगेट को छोड़ना नहीं चाहती। तो अब की बार जो आपको बड़े हुए टारगेट मिले, तो ऑब्वियसली बात है आपको वो टारगेट पूरा करने के लिए, वो टारगेट दिखाने के लिए आपको और ज्यादा एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। और आज के टाइम में यार फार्मा इंडस्ट्री में ये माहौल हो चुका है कि आपने अगर अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो, या आप अपना टारगेट, लगता है आपके मैनेजर को कि टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, तो आज के टाइम में एबीएम और आरबीएम डायरेक्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बोल देते हैं कि भाई अपना बैग रख दियो क्लोजिंग के बाद, है ना। अगर तू टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो अगले महीने तेरी जॉब भी चली जाएगी या तेरी सैलरी होल्ड पे चली जाएगी। तो इतना ज्यादा प्रेशर एडजस्टमेंट का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बना दिया जाता है कि वो बेचारा करे तो क्या करे, उसको फिर वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, है ना, अपने घर परिवार को पालने के लिए, वो फिर अपनी जेब से पैसा कंपनी में एज एडजस्टमेंट अपने मैनेजर्स को देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो एडी है, एडजस्टमेंट है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इंपैक्ट करती है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना, इतना ये जो एडी है, एडजस्टमेंट है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली तीनों तरीके से अफेक्ट करती है। अब आप मेंटली कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए दोस्तों, आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक इंसान है ना, वो उसके दिमाग में ऑलरेडी अपने हो सकता है घर परिवार को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और ऊपर से यहाँ पे ना एबीएम के थ्रू, आरबीएम के थ्रू इतना प्रेशर बनाया जाता है टारगेट को पूरा करने के लिए। भाई हमें नहीं पता, तू कहीं से भी टारगेट पूरा करके लाके दे, नहीं तो अपना बैग छोड़ दे, अपनी नौकरी छोड़ दे, या तेरी सैलरी हम होल्ड पे कर देंगे। तो इस तरह की थ्रेट्स, इस तरह की धमकियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सीनियर मैनेजमेंट से मिलती हैं। तो बेचारा देखिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप सोचो, अगर आपको कोई आपके दिमाग में अगर एक भय बन गया कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी सैलरी नहीं आएगी,
मेरे अगले महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, तो आप उस माहौल में कैसे काम कर पाओगे। आप टेंशन में आओगे ही आओगे, आप डिप्रेशन में आओगे ही आओगे। यार मैं तो कई लोगों को देखा है कि क्लोजिंग से पहले ना, मतलब क्लोजिंग जब महीने का लास्ट डे होता है, जब टारगेट पूरा करने का डे आता है, जैसे 30 तारीख को लास्ट डे होता है, क्लोजिंग डे होता है, तो 2-3 दिन पहले से ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को नींद आनी बंद हो जाती है। वो इतने यार परेशान दिखते हैं मार्केट में कि क्या करें क्या करें क्या करें। इस वजह से यार उनका ना अपने जो घर परिवार के प्रति है उनके ऊपर भी उनका व्यवहार जो बदल जाता है। बात बात पे गुस्सा करना है ना, बात बात पे झगड़ा करना। तो आपको इतना मेंटली यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को परेशान कर दिया जाता है कि वो हर तरीके से चाहे वो अपनी फैमिली में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, वो कहीं भी दिमाग लगा के काम नहीं कर पाता। और आप खुद सोचो ना यार, देखो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है, बेचारा वो पूरे दिन बाइक चला के सड़क पे घूम रहा है ना। अगर उसके दिमाग में इतनी ज्यादा टेंशन होती है ना, तो कई बार ऐसा देखा भी गया है और ऐसा रिपोर्ट भी किया गया है कि उस टेंशन की वजह से जब वो बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो इतना उसके दिमाग में वो सब चीजें चल रही होती है कि कई बार उसको वो ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। और इसकी वजह से यार बहुत सारे एक्सीडेंट मेडिकल रेप्स के भी हो जाते हैं। तो ये तो था कि एडजस्टमेंट और ये जो एडी है ये मेंटली और इमोशनली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे फिट करती है। अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो यार देखो फाइनेंशियली जो आपको पता है कि अगर आप जो अपनी जेब से पैसा दे रहे हो है ना, आपको एक सैलरी मिल रही है, आपको जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, अगर आपको उसमें से भी निकाल के अपने मैनेजर को देनी पड़े अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, तो अब वैसे यार देखो आप समझो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी कोई बहुत ज्यादा तो होती नहीं है ना। और हर किसी की जो भी सैलरी है उसी के हिसाब से उसके एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं, चाहे वो बच्चों की फीस है, चाहे अपने घर के खर्चे हैं। तो अगर उस अमाउंट में से भी यार अगर आपकी कंपनी या आपके मैनेजर आप उसमें से पैसा निकलवा ले, तो आप ये समझना कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास आखिर में बचेगा क्या। या उसका भी परिवार है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी कुछ अपने शायद खर्चे हैं। तो अगर आप किसी की सैलरी में से वो पैसा निकाल लेंगे तो फाइनेंशियली यार वो बंदा कैसे ग्रो कर पाएगा। तो यार ये इस तरीके से एडजस्टमेंट एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ को, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे बात करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एडी। ये इस एडजस्टमेंट सिस्टम को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या इस एडजस्टमेंट सिस्टम को हम बंद कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे अपने सुझाव है जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं यार ये सुझाव आप खुद भी इंप्लीमेंट करो और अपनी कंपनी के अपने, जो मैंने पहले बताया था कि अपने बॉसेस लोगों को, अपने मैनेजमेंट लोगों तक ये सुझाव आप जरूर पहुंचाओ, है ना। और आप सब मिलकर अगर काम करेंगे ना, तो हो सकता है यार कि आपकी कंपनी शायद इन पॉइंट में से कुछ काम करे। तो मैं आपको आज बताता हूं कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी अपने एंड पे ऐसा क्या करे कि एडजस्टमेंट सिस्टम को या जो ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो इसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो सबसे पहला सुझाव मेरा है कंपनियों के लिए वो ये है कि यार कंपनियों को अपने जो टारगेट है ना वो सेकेंडरी बेसिस पे कर देने चाहिए। देखिए सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी जैसे हमने बताया कि सीएफए से जो बिलिंग होती है स्टॉकिस्ट को, दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी। एंड सेकेंडरी क्या होती है कि जो स्टॉकिस्ट से आपके केमिस्ट को सामान जाता है, जो एंड कस्टमर तक सामान जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो अगर आपके टारगेट प्राइमरी की जगह सेकेंडरी पे होंगे ना, तो आप माल को लिक्विडेट ज्यादा कराने की कोशिश करोगे इंस्टेड ऑफ डंपिंग ऑन टू द स्टॉकिस्ट। और जब आपके स्टॉकिस्ट से गुड्स ज्यादा लिक्विडेट होंगी तो ऑब्वियसली बात है आपका स्टॉकिस्ट आपका माल मंगाएगा। अगर आपकी सेकेंडरी अच्छी तो प्राइमरी तो आपकी अच्छी होगी। तो मेरी कंपनियों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश कीजिए कि अपने टारगेट को सेकेंडरी बेसिस पे कन्वर्ट कीजिए। इससे आप लोगों का भी बहुत फायदा है, इससे आपकी एक्सपायरी भी कम होगी, आपका डॉक्टर बेस भी बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया सेकेंडरी अगर सेल होगी तो प्राइमरी सेल आपकी ऑब्वियसली हो जाएगी। दूसरा अगर मेरा सुझाव मैं कंपनी को देना चाहूं तो वो ये है कि यार अपने लड़कों को, अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो इंसेंटिव है वो आप डॉक्टर कन्वर्जन पे दीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंसेंटिव ऑन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पे आपको जो एक सर्टेन अमाउंट रखना है आप उसमें दे दीजिए, पर जो हेफ्टी इन्वेस्टमेंट है, जो हेफ्टी इंसेंटिव है, जो ज्यादा इंसेंटिव है, वो आप लड़कों को डॉक्टर कन्वर्जन पे दीजिए। देखिए डॉक्टर आपके कन्वर्ट होंगे, आपका प्रिस्क्रिप्शन बेस बढ़ेगा, तो अगेन आपकी सेल बढ़ेगी। तो ये सब जो अनएथिकल प्रैक्टिस है ना एडजस्टमेंट वाली, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। तीसरा एक कंपनी क्या कर सकती है कि अपने जितने भी स्टॉकिस्ट हैं उनको सीएफए से एक अथॉरिटी लेटर इशू करा सकती है कि आपने जो माल खरीदना है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके ऑथोराइज सीएफए हैं वहीं से खरीदना है। यार ये कई जगह देखा जाता है कि जिन कंपनियों की पैन इंडिया पर्सन है ना, तो वो क्या करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे दिल्ली का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, वो टारगेट पूरा करने के लिए स्टॉकिस्ट से माल उठाएगा, भागीरथ में पेल आएगा। या जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मंडियां होती हैं ना, आगरा में बहुत बड़ी मंडी है ना, इधर आप चले जाओ बिहार में एक अलग मंडी है, तो वो क्या करेंगे इधर से माल उठा के ना दूसरे के स्टेट में फेंक आएंगे या दूसरे के एरिया में जाके माल को डंप कर देंगे। तो इससे क्या होता है यार कि देखिए अब आपने पूरे दिल्ली सपोज करो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली एक पूल टेरिटरी, दिल्ली अगर मैं आप लोग बहुत मेहनत से काम करें, डॉक्टर भी कन्वर्ट करो, अच्छे से कर रहे हो, बट अगर हो सकता है यूपी का कोई बंदा उतना एफिशिएंसी काम ना करा तो वो क्या करेगा यूपी से उठा के दिल्ली माल भेज देता है।
तो इस केस में क्या होता है यार कि वो जो देखो स्टॉकिस्ट को क्या चाहिए, स्टॉकिस्ट को तो एक्स्ट्रा स्कीम चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता यार आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। तो वो उसको तो जहां मतलब 10 पैसे 20 पैसे कम से माल मिलेगा ना, वो वहां से माल ले लेगा, वो यूपी से माल मंगा लेगा। तो इस केस में यार कंपनी को ना स्ट्रिक्टली एक अथॉरिटी लेटर इशू कर देना चाहिए कि भाई आपके पास जो भी आपने माल खरीदना है वो आपको अपने कंसर्न सीएफए से खरीदना है, इधर उधर से माल आपने बिल्कुल नहीं लेना है। चौथा अगर मैं सुझाव दूं कंपनियों के तो प्लीज डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर। ठीक है, देखिए अगर आपको सेल्स टारगेट पूरा कराना है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत तो देखो प्रेशर आपको क्रिएट करना पड़ता है, बट अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट मत करो। इस तरह का प्रेशर तो बिल्कुल मत क्रिएट करो कि आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी या आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंड पांचवा और आखिरी सुझाव फोटो कंपनी के यार प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन द रिजल्ट्स। लड़कों को इफेक्टिव बनाए, लड़कों को ट्रेन कीजिए किस तरीके से डॉक्टर कन्वर्ट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर कन्वर्जन पे उनको इंसेंटिव दीजिए। पुशिंग ऑन टू द वैल्यू वाइज कि आप अपने लड़कों को टारगेट के पीछे पुश कर रहे हैं, आप उनको प्रोसेस के पीछे पुश कीजिए कि भाई इस तरीके से डॉक्टर कन्वर्ट होता है, इस तरीके से प्रोडक्ट की सेल ली जाती है। इससे देखना आपके लड़के तो डेवलप होंगे ही होंगे और वो लड़के आपके लिए बनेंगे इन फ्यूचर एसेट। तो instead of focusing on value wise target, please focus on your person to develop them, to train them कि how to achieve the target और how to convert the doctor। तो दोस्तों ये तो सुझाव थे कंपनी के लिए। अब एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए फार्मा पर्सन, हम लोगों को क्या करना है एडजस्टमेंट रोकने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि ये जो एडजस्टमेंट की शुरुआत होती है ना, ये हम लोगों ने ही शुरू करी है, हम जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं शुरू करी। तो हम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम ये एडजस्टमेंट सिस्टम से बाहर निकल सके। तो सबसे पहला तो यार आज से हमने ये कसम खानी है इस वीडियो को देखने के बाद कि हम ऐसी किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपकी नौकरी जाती है जाए, नौकरी हो सकता है आपको कहीं मिल जाएगी। और इस तरीके से अगर आप अपने एक माइंडसेट लेके चलेंगे ना, एक यूनियन बना के चलेंगे कि यार हमें एडजस्टमेंट देनी नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए, देखते हैं कंपनी भी क्या करती है, कंपनी निकालेगी कहां से बंदे लाएगी। तो जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहे तो सबसे पहले यार अपनी एक कसम खा लेना, एक प्रतिज्ञा ले लेना, एक अपने आप से वादा करना कि मैं अपने काम में ध्यान दूंगा, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा। नो मीन्स नो। एंड दूसरा जैसे बताया कि अपने सेकेंडरी सेल पे फोकस कीजिए। अगर आपकी कंपनी आपको प्राइमरी पे भी टारगेट दे रही है तो प्लीज यार अपनी सेकेंडरी सेल पे फोकस कीजिए, अपनी वर्किंग पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। सेकेंडरी बढ़ेगी तो यार ऑब्वियसली बात है प्राइमरी आपकी बढ़ेगी। इसमें जो मेन है ना, इसमें मेन आप अपना डॉक्टर कन्वर्जन पे जरूर ध्यान दीजिए। डॉक्टर कन्वर्जन होंगे, प्रिस्क्रिप्शन बेस बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, तो वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरा अपने स्टॉकिस्ट से यार कम से कम महीने में 2 बार स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट जरूर लें। अपने प्रोडक्ट पे, जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी प्रोडक्ट की मूवमेंट जरूर ट्रैक करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो उस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके हिसाब से उस प्रोडक्ट के 1000 बॉक्स बिकने चाहिए, पर आपके स्टॉकिस्ट से बिके अभी तक 500 बॉक्स है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्टॉकिस्ट कहीं और से गुड्स मंगा रहा है। पर्टिकुलरली प्रोडक्ट जिसपे आप काम कर रहे हो, हर कंपनी का एक लीडिंग ब्रांड होता है और एडजस्टमेंट में बताऊं उन्हीं लीडिंग ब्रांड के आसपास ही घूमती। तो आप इस एरिया में यार अपनी मेहनत से, आपको पता है कि मैं इतने बॉक्सेस पे काम कर रहा हूं, मेरे हिसाब से इतने बॉक्सेस निकल जाने चाहिए थे, मेरा ये फीडबैक है। बट अगर अभी आप तक के उतने बॉक्सेस नहीं है और आपको सेकेंडरी स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो अपने स्टॉकिस्ट से जरूर बात करें कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, मेरे पास ये ऑर्डर थे, ये डेटा था, और आपकी इतनी सेल क्यों नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टॉकिस्ट कहीं बाहर से वो गुड्स परचेज करो जिसपे प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो। अपने कैबिनेट, डॉक्टर, स्टॉकिस्ट से अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखिए। देखिए अगर आप अच्छे रिलेशन उनसे बिल्ड करके रखेंगे तो अगर आपके एरिया में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर भी रहा होगा ना, तो वो हो सकता है आपको बता दें, आपको अवेयर कर दें इस चीज से कि भाई आप थोड़ा सा विजिलेंट रहो। हो सकता है कि वो आपको कुछ क्लू दे दें कि यार ये इस तरीके आपके एरिया में अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है। तो इन लोगों से अपने अच्छे रिलेशन डेवलप करके रखिए। और किसी भी एरिया में अगर कोई सब स्टॉकिस्ट कोई अगर अपॉइंट हो रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो डिस्ट्रीब्यूटर से पूरा डेटा लीजिए और पार्टी वाइज स्टेटमेंट जरूर लीजिए यार, पार्टी आइटम वाइज बेसिकली। तो पार्टी आइटम वाइज स्टेटमेंट लेने से क्या होगा ना दोस्तों कि आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉकिस्ट ने किस किस केमिस्ट को कितना कितना यूनिट मेरा प्रोडक्ट का बेचा, उसमें वैल्यू वाइज भी फिगर आ जाएगी और आइटम वाइज भी आ जाएगी। और यहाँ पे यार मैं हो सकता है कि कई लोगों का सवाल यह है कि हमें जो स्टॉकिस्ट है वो पार्टी वाइज स्टेटमेंट नहीं देता है, आइटम वाइज स्टेटमेंट नहीं देता, या आज के टाइम में बहुत से स्टॉकिस्ट है इसके लिए कुछ पैसा चार्ज भी कर रहे हैं। तो यार इसके लिए आप अपने बॉस को अपने जो एबीएम है, आरबीएम है, जेडीएसएम है, जिनकी भी रिपोर्टिंग आप उनको थ्रू मेल, उनको थ्रू व्हाट्सएप आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए इस तरह की अगर किसी स्टॉकिस्ट की डिमांड है टू कलेक्ट दी पार्टी स्टेटमेंट, तो आप मुझे इसको रिएम्बर्स करके दीजिए, है ना। तो अगर वो थोड़े बहुत पैसे चार्ज भी कर रहा है स्टॉकिस्ट, तो कोई बात नहीं, आप उसको दे दीजिए। और लेकिन ये पार्टी वाइज, आइटम वाइज स्टेटमेंट आपने जरूर स्टॉकिस्ट से लेनी है। और बाकी दोस्तों लास्ट में बताऊंगा कि अपना काम ईमानदारी से करो, अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करो, किसी तरह के लालच में मत पड़ो, चाहे वो इंसेंटिव्स का हो, चाहे वो टूर का हो। देखिए अल्टीमेटली पर्पस क्या, अगर आप ईमानदारी से काम करके हुए तो ईमानदारी से किया हुआ काम ज्यादा लंबे समय तक चलता है। और ये जो एडजस्टमेंट का जो खेल है ना, ये एडजस्टमेंट का खेल ही वहीं से शुरू हुआ जहां पे बंदे को लालच आ जाता है इंसेंटिव का, फॉरेन टूर्स का,
एंड गिफ्ट्स का। तो जो फिर क्या होता है ना कि देखिए छोटा लालच के चक्कर में ना बंदे को उस टाइम तो लगता है कि इंसेंटिव आ रहा है, पर वो अपने ऊपर ही खुद इतना एक बेस अपने आप को इतना बढ़ा के कंपनी में दिखाएगा, है ना, अपनी सेल्स को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा जो एक्चुअल में उसका बेस नहीं है। तो फिर कंपनी बढ़ा के टारगेट देगी नेक्स्ट ईयर आपको, और वो फिर आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस अननेसेसरी प्रेशर को अगर आपने बचना है तो आपकी जो एक्चुअल सिचुएशन है टेरिटरी की, जो एक्चुअल चीजें हैं वही आगे प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना। देखिए वो कहते हैं ना, ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे, हो सकता है थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी मुश्किलें हैं, बट लंबे समय तक वही चलता है, लंबे समय तक वही टिकता है जो ईमानदारी का रास्ता पकड़ता है। तो आज से आपने कसम खा लेनी है कि मैं अपनी ईमानदारी से पूरा काम करूंगा, डॉक्टर कन्वर्जन पे ध्यान दूंगा, जो कंपनी का सिस्टम प्रोसेस है उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करूंगा और एडजस्टमेंट नहीं दूंगा। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने में, और मेरे हिसाब से इसका ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता था। आपको दोस्तों इस बारे में क्या लगता है? अगर आपके पास कोई और इससे अच्छा आइडिया है जिसकी वजह से हम एडजस्टमेंट एडी को हम रोक सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। बिकॉज दोस्तों ये एक फार्मा इंडस्ट्री की ना बहुत बड़ा धब्बा है जिसको हम लोगों को मिटाना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है इस वजह से परेशान, और जो नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहते। तो अगर दोस्तों मैं इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को दोबारा से ग्लोरी तक लेके जाना, दोबारा से इसको रिवाइव करना है, तो ये एडजस्टमेंट का जो कीड़ा है ना, एडजस्टमेंट की जो दीमक है, इसको मैं निकाल के फेंकना होगा। तो ये तभी होगा जब आप मेरा इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। तो अगेन थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।